206 से ना। चलिए शुरू किया जाए। इधर थोड़ा घुमा दीजिए हमको। हाँ, ये टीवी चलाइए। चलिए शुरू करें। पहला सवाल। अरे देखो न भाई, उधर देखो। हो गया उधर। अरे तुम लोग तो भाई इधर थोड़ा देख लो। अब सामने टीवी लगा दिया गया तो वो एकदम वही चाहिए। इधर हुआ। एकर के ई देख रेख करता है वो रोहित। बोलाओ जो ये चालू नहीं होता है। ये बोल दो उसको, टेक्निकल टीम को, की रहेगा मेरे पास, उधर करेगा। हम ठीक है, हम बात करेंगे। ये दिया है, इक्के में जोड़ दिया है, इक्के में मरकरी और जो है ना पंखा दोनों जोड़ दिया है। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियां द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन को जंगल भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वन की बात करेंगे तो पृथ्वी पर, पृथ्वी को ध्यान रखेंगे और पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने में वन का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर वन नहीं रहेंगे, वन अगर होंगे तो वन्य जीव होंगे, और वन्य जीव और वन मिलकर ही, ध्यान रखेंगे, एक बहुत बड़े जैव विविधता क्षेत्र बनाएंगे जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे कि ये वन्य और वन्य जीव जब रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और तभी ही याद रखेंगे मानव जाति सुरक्षित रहेगी। इसलिए कर वन और वन में रहने वाले वन्य जीव के संरक्षण को लेकर 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन अधिनियम? तो वन्य जीव संरक्षण, कौन जीव भाई? तो वन्य जीव याद रखेंगे, संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम की बात करेंगे प्यारे, तो ये आया था 1972। 1900। तो वन और वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण को लेकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1900। क्योंकि ध्यान रखेंगे लगातार वनों की अगर कटाई होगी, तो वनों की अगर कटाई होगी तो वन्य जीव समाप्त होंगे, और वन्य जीव जब समाप्त होंगे तो ध्यान रखिएगा कि हमारा पर्यावरण अनबैलेंस होगा। वन जैसे ही समाप्त होंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन होगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन होगा, मौसम परिवर्तन होगा, और मौसम परिवर्तित जैसे ही होगा
तो सबसे ज्यादा कृषि प्रभावित होगा, और कृषि प्रभावित होगा, दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट होगा, भूखमरी की समस्या आएगी, और यह एक वैश्विक समस्या होगी, अंतरराष्ट्रीय समस्या होगी। इसे लेकर दुनिया के अंदर पूरे पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो वनों के संरक्षण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखेंगे, बैठक चलता है, और यह बताया जाता है कि 33% वन कम से कम चाहिए। ध्यान रखेंगे पृथ्वी को संतुलित रहने के लिए। अगर 33% से वन जैसे ही समाप्त होगा तो याद रखिएगा कि हमारा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन जब बिगड़ेगा तो इससे विश्व के अंदर प्लांट जैसे ही कमेगा, वन्य जीव समाप्त होंगे, वन्य जीव समाप्त जैसे ही होंगे तो ध्यान रखेंगे, और पेड़ पौधे समाप्त होंगे तो उसका परिणाम आप जान लीजिए कि मानव पर भी पड़ेगा। मानव ने अपने विकास को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर प्रकृति के साथ ध्यान रखेंगे अभी तक छेड़छाड़ किया है। प्राकृतिक वनस्पति हो या प्राकृतिक जीव जंतु हो, उसको इसने नष्ट किया। जो नहीं खाना चाहिए इस सब खाया, चमगादड़ से लेकर सांप तक खा गया, बिच्छू से लेकर ध्यान रखेंगे केकड़ा तक खा गया। लेकिन उसी प्रकृति में अनबैलेंस जब हुआ तो ध्यान रखेंगे प्रकृति ने अपना थोड़ा सा काम किया कि तुमने सब चीजों को अनबैलेंस किया है, अब तुमको अनबैलेंस करेंगे, तो उसने कोरोना वायरस छोड़ दिया है ना। अब कोरोना जब आया तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया असंतुलित हो गया। मानव के द्वारा सारे डेवलपमेंट याद रखेंगे धरातल पर पड़े के पड़े रह गए। लाखों लोग विश्व के अंदर ध्यान रखेंगे कि मारे गए, और अंततः पता चला कि भाई अगर बचना है तो प्रकृति की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि शहर से लोग भागकर गांव की ओर आए, क्योंकि गांव में अभी भी प्रकृति को लोग संरक्षित करते हैं। हर एक घर में कुछ हो या ना हो तो एक पौधे, तुलसी का पौधा भी घर में रहता है, अन्य पौधा भी घर में रहता है, और बाग बगीचे भी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति को संरक्षित करेंगे, तभी मानव संरक्षित रहेगा। प्रकृति समाप्त, सृष्टि समाप्त। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान देना है, ये सब ब्रेकिंग न्यूज है ना, ध्यान रखिएगा। लगातार बोलते हैं, सुनते रहना है, सुनिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। जिस उद्देश्य से आप आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा, फिर जिंदगी चलेगा। चलो भाई ध्यान दो। नेक्स्ट बात कहता है कि मनुष्यों का सबसे अधिक वसा किस भूभाग में होता है? मैदानी भाग। कौन भाग? कौन भाग रे भाई? मैदानी भाग। अब बताओ, लिखो और इधर देखो, लिखिए और इधर आइए, है ना। आपकी पहली कक्षा है। अरे चुप, फिर हम नया है तो एक रस नहीं पूछे, ये कोई बात है? हो करता है, आतंकवादी आ जाएगा तो हम जो है ना पूछेंगे ना। ये वही राम राज्य है जहां जहां कुंभकर्ण और मेघनाथ को भगवान ने जिस नजर से देखा उसी नजर से ताड़का को भी देखा। अगर भगवान राम कहते कि ताड़का है तो स्त्री है, एकरा काहेल मारेंगे, तो मामला गड़बड़ा जाता। इस लेकर इनकाउंटर में हम कोई कमी करते उड़ते नहीं है। लड़का पर अगर हम एसएलआर से अगर हम हमला करते हैं तो लड़कियों पर भी हम हैंड ग्रेनेड मार देते हैं। बात समझे? इसलिए अगर कोई नया रहता है तो हम पूछते हैं कि जैसे बात है कि नया आता है तो उसको लगता है कि वो मास्टर है, पढ़ा रहा है ना, तो उसको मन में असमंजस रहता है। तो उसको हमको पूरा करना है ना कि आप टेंशन मत लीजिए, हॉस्पिटल बढ़िया पहुंचे हैं,
और आपका बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट होगा, है ना। तो अब बीच में तुम कुछ कंपाउंडर आ गया है गलत, ये गड़बड़ करेगा। चलो भाई ध्यान दो। तो मनुष्यों का सबसे अधिक बसाव किस भूभाग में होगा? मैदान। गौर करेंगे, मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे तो मैदान को जो बनाया है वो नदी बनाया है। कौन बनाया है? नदी। गौर करेंगे, जहां पर भी मैदान है वहां एक बड़ी नदियां बहती हैं दुनिया के अंदर। जैसे चीन के अंदर जैसे भारत और चीन में जनसंख्या ज्यादा है, तो भारत और चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज्यादा जनसंख्या है, तो ये तीन देश में तीन नदी बहती है। सिंधु का मैदान, भारत में गंगा का मैदान, और भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान है कि नहीं? बताओ भाई, ये तीनों नदी का अपना मैदान है कि नहीं है? और ये तीनों नदी के मैदान में अरबों जनसंख्या बसी हुई है कि नहीं बसी हुई है? ये बसी हुई। चीन के अंदर आप जाएंगे, यांगस्टी और हांगहो का मैदान है। यांगस्टी और कौन सा? हांगहो का मैदान। तो मैदानी इलाकों में बसाव इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास ही मैदानी इलाकों में हुआ। वो सिंधु सभ्यता की बात हो या फिर याद रखेंगे वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ, तो आर्य ने उस प्लेस को चुना जो याद रखेंगे कि काफी उर्वरक और फर्टिलाइज एरिया हो। सिंधु सभ्यता में ध्यान रखेंगे जितने भी सिंधु कालीन शहर का बसा हुआ वो सिंधु नदी के मुख्य एरिया में हुए या सिंधु की सहायक नदी में उसका बसा हुआ, क्योंकि वहां उपजाऊ मिट्टियां थी। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जब आर्य लोग आए तो उन्होंने याद रखेंगे सिंधु के अलावे गंगा के विशाल मैदान को चुना, जहां पर उनके रहने और खाने की कोई की दिक्कत नहीं हो, साथ में पशुपालन की कोई दिक्कत नहीं हो। प्रारंभिक अवस्था में जब मानव ज्ञान प्राप्त किया, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, और फिर वो समाज में रहना शुरू किया होगा, तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाके उसके लिए सुगम और अच्छी जगह होंगे। वहां पर चलना आसान था, कृषि कार्य आसान था, पशुपालन आसान था, तो रहने और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पहले अवस्था की अगर बात आप हजारों साल पहले जाएं या लाखों साल पहले जाएं, और वहीं से याद रखेंगे हम लोग आधुनिक मानव यहां पर आ गए। आज तो हम लोग याद रखेंगे इतने डेवलप हो गए, डेवलप हुए तब हम नैनीताल, कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे पहाड़ पर भी घर बनाए हुए हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारे पूर्वज वही पहाड़ों पर से मैदानी इलाके आए भोजन की खोज में, और भोजन यहां देखा कि सुगमता से मिल गया। लेकिन हम अब इतने डेवलप हो गए, इतने डेवलप हो गए कि पूरे के पूरे याद रखेंगे कृषि कार्य तो होते ही हैं, बाकी कल कारखाने पठारी एरिया में है, हिल स्टेशन, पर्यटक, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह इतने बिजनेस हो गए कि लोग वहां पर भी रह रहे हैं। मैदानी इलाकों में एक कम्युनिकेशन बढ़ गया। एक याद रखें, दोनों के बीच पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में लोग रहे हैं, उनको भी भोजन की कमी नहीं, क्योंकि मैदानी इलाकों से जो अनाज का उत्पादन होता है वो वहां चला जाता है। मैदानी इलाकों से लोग जो है घूमने के लिए आपके हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन याद रखेंगे क्या है, आसान हो गया परिवहन के आने से। आप शिमला जाइए तो शिमला ट्रेन भले नहीं जाती है, लेकिन आप सीधे दिल्ली से फ्लाइट लीजिए, मात्र 30 मिनट में शिमला में आप हैं, 30 मिनट में श्रीनगर में आप हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग और डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, इस लेकर ध्यान रखेंगे कि मानव का बसाव अब हर जगह सुगम हो गया। अब तो जो है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 286 दिन रह के आ गई। अब जो है वैज्ञानिक को और बल मिल गया कि इसको भेजे थे 90 दिन के लिए, ये तो 286 दिन रह गया। अब तो कोई जो है 386 दिन भी रह के आ सकता है कि नहीं है? तो मानव तो कहीं भी जाके रह सकता है ना। अब तो ये बहुत, इसका दिमाग बहुत डेवलप हो गया। तो मैदानी, लेकिन फर्स्ट अवस्था की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट अवस्था में मानव मैदानी इलाकों ही चुना, क्योंकि याद रखेंगे उस समय हमारे पूर्वज को उतने ज्ञान नहीं थे, उस प्रारंभिक अवस्था में था। और प्रारंभिक अवस्था में था तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां तक पहुंचा है, तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि मानव सभ्यता का विकास ही याद रखेंगे मैदानी भाग से हुआ है। कहां से? मैदान। यहां मैदान में क्या था भाई? जलोढ़ मिट्टी था। कौन मिट्टी था? अच्छा, एक सवाल यहां से फिर बन गया कि बताइए मैदान में कौन मिट्टी है? और जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है।
तो शुरू में जो हमारे 5-10 पीढ़ी पिछले जाएंगे, तो 5-10 पीढ़ी पिछले जाएंगे तो उसको सिर्फ खाने की आवश्यकता। अभी भी आप गांव में देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम से मतलब है। भैंस को खिला दिया, भैंस से दूध निकाल लिया, खैनी बना के खा लिया, ताश खेल लिया, सुबह उठ गया, सो गया, खाना 2 टाइम मिल गया, उसको ना मार्केट से मतलब है ना उसको बाजार से मतलब है, आराम से वो जी रहा है ना। बाकी उसको कोई मतलब नहीं। 2-4% गांव में ऐसे भी लोग अभी भी हैं, उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, के आ रहा है के जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी में कुछ बहुत आधुनिक मानव हो गया है जो कि बहुत दूर दूर तक यात्रा कर रहा है। एक गांव में ऐसे भी आदमी हैं जो याद रखेंगे विदेश भी जा रहा है, एक है कि वो गांव से बाहर निकला ही नहीं। तो हमारे पूर्वज भी तो उस समय, आज से 20 पीढ़ी पहले आप जाएंगे तो उनको कोई चीज की दिक्कत, कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी। हमारा परदादा थोड़े घड़ी पहना होगा, हमारी परदादी फेयर एंड लवली नहीं लगाई होगी भाई, है ना, है लगाई होगी, नहीं लगाई होगी। जींस तो हमारे परदादा पहने ही नहीं होंगे। तो स्पष्ट रूप से, लेकिन हम आधुनिक मानव तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे तो पूरा का पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो इस लेकर मानव सभ्यता के विकास को हम याद रखेंगे मैदानी इलाकों से ही मानेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे अगर मैदान नहीं होता तो शायद हम लोग अभी यहां तक नहीं होते। हम भी याद रखेंगे उसी बंदर के प्रजाति तो हम लोग को मानते हैं ना, होमो सेपियंस। तो अभी जैसे बंदर जो है पेड़ पर झूल रहा है, उसी तरह से अभी तक हम भी झूलिए रहते होते, है ना। तो ये स्पष्ट है कि मैदानी इलाकों तक हम लोग ने पहुंचकर, ध्यान रखेंगे, सभ्यता का विकास किया और हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे मैदान का बड़ा योगदान है। याद रखेंगे मानव बसाव को लेकर, किसके बसाव लेकर, कंफर्म ना। चलिए यूट्यूब वाला कोई दिक्कत होगा तो ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी क्लास एकदम पूरा एससीईआरटी पर, पूरे पैटर्न पर आपको समझाया जा रहा है। जो क्लास के अंदर बच्चे को समझाए जाते हैं उसी पैटर्न से आपको ये भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं जिसके कारण इन्हें सुंदर वन कहा जाता है? ये तो गलत है भाई, संकुल वन। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा वन पाए जाते हैं जिसके, सुंदर वन में तो मैग्रोव वन है भाई, मैग्रोव कर देना भाई, मैग्रोव वन कर देना। कौन वन भाई? मैग्रोव वन। सुंदर वन में कौन से वन मिलते हैं? मैग्रोव वन। कौन वन? और हमने कई बार बताया सुंदर वन का जो डेल्टा है वो 2 नदी, गंगा और कौन? ब्रह्मपुत्रा। गंगा और कौन भाई? तो बताओ गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में कौन? सुंदरबन। कौन? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा को सुंदरबन कहते हैं। यहां पर मैग्रोव वन मिलते हैं। यहां पर कौन वन मिलते हैं? कौन वन? मैग्रोव वन। कौन वन? मैग्रोव वन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? ध्यान देना है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? आइए समझ लीजिए कैसे घटेगा नहीं घटेगा। अभी तो यहाँ का टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, बिहार पटना का टेम्परेचर 30 होगा जी। 30 है कि नहीं है? घड़ी उड़ी नहीं बता रहा है। अच्छा मान लिए 30 तो होगा ही। तो छत पर भेज देंगे तो आधा घंटा में पता चल जाएगा कि 30 है कि 35 है। देख भाई ये नॉर्मल कुछ मत याद रखिए, ये याद रखिए कि सतह से क्षोभ मंडल में तापमान घटते बढ़ते रहता है। उसके बाद दूसरे मंडल में ध्यान रखेंगे समताप में तापमान बराबर रहता है। तो हमारे याद रखेंगे कोई भी पर्वत क्षोभ मंडल में ही है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ये पर्वत है, ये पर्वत है और ये मैदान है। ये पर्वत है और ये क्या है? मैदान। ये पर्वत है और ये मैदान है। तो मैदान का अगर तापमान, मैदानी इलाकों का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये हिमालय का टेम्परेचर एकदम कम होगा, इसलिए करके घटेगा। क्योंकि हमने कई बार बताया है कि नीचे से ऊपर जाने के बाद तापमान क्या होता है? घटता है। नीचे से ऊपर जाने के बाद तापमान घटता है। देखिए
भारत में मौसम, जलवायु और तापमान के लिए पृथ्वी पर अक्षांश जिम्मेदार है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के लिए उच्चावच भी जिम्मेदार है। ऊंचाई और नीचाई भी क्या है, जिम्मेदार। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि मैदानी इलाकों में दिल्ली, आपके लखनऊ और पटना का टेम्परेचर अगर 30 होगा, तो यहीं पर श्रीनगर, शिमला और देहरादून के टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा। अंतर इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों राजधानी श्रीनगर, शिमला और देहरादून हमारे लखनऊ, पटना और दिल्ली से इसकी औसतन ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। और नीचे से ऊपर जाने के बाद तापमान क्या होता है, घटता है। नीचे से ऊपर जाने के बाद तापमान, इस लेकर ये सारे जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के जो राजधानी है, वहां का तापमान क्या होगा, कम। तापमान क्या होगा, कम, क्योंकि वो मैदानी इलाकों से क्या है, ऊंचा। और मैदानी इलाकों से ऊंचा रहने के कारण नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घट जाता है। तापमान क्या होता है, इस लेकर कश्मीर, शिमला, गैंगटॉक का तापमान अगर अभी आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको ठंडा महसूस होगा। बिल्कुल आपको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। वहां पर गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होता है, और ठंडे में तो बहुत ज्यादा बर्फबारी ही होता है। इस लेकर क्योंकि वो सारे हिमालय के पर्वतीय और ऊंचे क्षेत्र में होने के कारण ध्यान रखेंगे वहां के टेम्परेचर और तापमान में क्या होती है, कमी होती है। तो नीचे से ऊपर जाने के बाद तापमान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है या कमी होता है, घटता है या, घटता है या, कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, तो ये आप समझ गए होंगे कि हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलेंगे, क्या कहता है भाई, ध्यान दो। कहता है गर्मी के मौसम में किस प्रभाव के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश के अधिक होने के कारण। गर्मी के मौसम में किस प्रभाव के कारण भाई, सूर्य के प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ही पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस किसकी क्रिया में भाग लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे अधिक ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं। क्लियर ना। चलिए, पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, जीवोम। क्या कहते हैं भाई, जीवोम। क्या कहते हैं, तो पृथ्वी पर एक खास किस्म का वनस्पति खास किस्म के वनस्पति जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं भाई, जीवोम। क्या कहते हैं, जैसे सुंदरबन, कौन, सुंदरबन एक जीवोम है। सुंदरबन क्या है, वहां एक ही प्रकार के ज्यादा वनस्पति मिलते हैं, और वो वनस्पति है मैग्रोव। कौन, कौन, और उस मैग्रोव वन में ध्यान रखेंगे शाकाहारी के साथ बंगाल टाइगर भी रहता है। इस लेकर एक ही खास प्रकार के वनस्पति उस सुंदर वन के विशाल घने जंगल और डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, और वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीवोम। क्या कहते हैं, क्या, तो बताइए सुंदरबन याद रखेंगे जीवोम है कि नहीं है, कौन सा, तो सुंदरबन की बात करेंगे तो सुंदरबन याद रखेगा, सुंदरबन एक जीवोम है जो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। कहां है भाई, और अभी मैंने बताया था कि सुंदरबन में एक विशेष वन मिलते हैं जिनको हम मैग्रोव वन कहते हैं। कौन वन, कौन वन, मैग्रोव वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के उत्तरी भाग में कौन वन पाए जाते हैं, कौन भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय। तो ये ध्यान रखिएगा, सलोनी कुमारी ज्यादा है ना, इधर उधर मत कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। का एक कमेंट पर भी हम नजर बनाए हुए हैं, है ना। अपने में अपने बतियाता है, हाँ।
यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, अपने में अपने बतिया रहा है। एक तो हरियाणवी में बोल रही है, तेरे को मेरे को, है बिहार का। एकदम पढ़ाई कीजिए, बस बात समझ रहे हैं ना। ये लगता है कि जो है ना, यूट्यूब हमारा जो है, ये बात करने का एक वो चैनल है कि, हाँ, कि चल 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 उठ, आ गया होगा मास्टर। अगर बात आप लोग किए आपस में, इसमें लड़का भी है ना, तो ध्यान रखना, इनकाउंटर होगा। सीधा पढ़िए। अब देखो भाई, ध्यान दो, बात करते हैं हम सदाबहार। वैसे बन जो सदैव हरे भरे होंगे, क्या कहलाएंगे? सदाबहार। क्या कहलाएंगे? एकदम आराम से देख भाई, सदाबहार बन जो सदैव हरा भरा होगा, उसी को बोलते हैं चीर हरित वन। कौन? चीर हरित, मतलब बहुत दिनों तक याद रखेंगे, हरे भरे रहेगा, पतझड़ इसमें नहीं आएगा। आराम से समझिए। सबसे पहले पश्चिमी घाट कौन सा? अब देख भाई, पश्चिमी घाट कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत। कौन पर्वत? पश्चिमी घाट के बाद मेघालय और आसाम। मेघालय और कौन? तो मेघालय में गारो खासी और जयंतिया। मेघालय में गारो खासी और आसाम कौन सा? फिर है अंडमान। कौन सा? अंडमान। कौन सा? यहां पर जो वन मिलते हैं उन्हें सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार। कौन? सदाबहार वन को ही चिरहरित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है सदैव हरा भरा। सदैव क्या भाई? सदैव क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सदैव हरे भरे वन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो प्रकाश संश्लेषण और पौधे के हरे रहने के लिए जल। क्या भाई? जल। जल के साथ प्रकाश। प्रकाश क्या भाई? और सब जगह मिट्टी तो है ही, मिट्टी का कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है क्या? जल। क्या? जल अगर मिलते रहेगा तो ये पौधे हरे रहेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अगर बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गौर करेंगे आप कि अगर एक ये पत्ती है, तो अगर ये एक पत्ती है तो पत्ती में आप लोग जानते हैं कि ये प्लांट की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट में सबसे पहले याद रखेंगे क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके रूट हैं, पेड़ के जड़ होते हैं, और जड़ के बाद ये आपका तना है। तना में आप लोग जानते हैं दो पार्ट होते हैं, जाइलम। कौन होते हैं? और एक पार्ट होता है फ्लोएम। क्या होता है? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जड़ के माध्यम से H2O कहां पहुंचता है? पत्ते में। एकदम आराम से पहुंचिए। H2O कहां पहुंचा? जड़ के माध्यम से। जड़ एब्जॉर्ब किया, और जाइलम, क्योंकि जाइलम एक विशेष टिश्यू और उत्तक है जो जल को याद रखेंगे संवहन के दौरान याद रखेंगे ऊपर ले जाएगा और सीधे पहुंच जाएगा कहां पे? पत्ती में। और पत्ती में जैसे ही पहुंचा तो ध्यान रखेंगे यहां पर सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का क्या है भाई? पश्चिमी घाट जो पर्वत है वहां पर प्रकाश की कोई कमी, क्योंकि ये कर्क रेखा के नीचे यहां पर प्रकाश सालों भर मिलते रहता है। अब पश्चिमी घाट में हमने कहा था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर पानी की कोई कमी। अब बताइए, यहां पर H2O की कोई कमी नहीं और प्रकाश की कोई कमी नहीं है। तो प्रकाश की जब कोई कमी नहीं और H2O की कोई कमी नहीं है तो मिट्टी तो ऑटोमेटिक है, बेहतर है ही, तो मिट्टी है ही। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया गया, पर्यावरण से CO2 ले लिया गया, यहां से प्रकाश ले लिया गया, और पत्ते में याद रखेंगे क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल के उपस्थिति में
क्लोरोफिल के मौजूदगी तो पत्ते में होता ही है, और यहां पर जैसे ही प्रकाश आता है सवेरे सवेरे, रात में आप देखिएगा कि बहुत सारा पौधा का पत्ता बिल्कुल सोया हुआ रहता है, और जैसे ही प्रकाश हुआ सवेरे वो उठ गया। जैसे ही प्रकाश की पहली किरणें वो लाल वाली इस हरे पत्ते पर पड़ा, तुरंत एकदम जैसे ही पड़ा पत्ती उठ गया, मौसा आ गए। अच्छा है ना, बात समझा? तुम जैसे ही सूर्य की किरणें आया पड़ा, तो तुरंत जो है पत्ती जो है इस पौधे की है ना, पौधा जो है ये तो माँ है और ये पत्ती उसका बच्चा है। सूर्य की जैसी प्रकाश खिड़की से आया, जैसे ही कोई घर में आपका ढकढकाता है तो देखेगा सबसे पहले दौड़ के बच्चे जाएगा, और जैसी खोला देखा मौसा सामने है ना, बात देखा, बहुत खुश होता है वो बचवा, खुश होता है, तुरंत दौड़ के गया, मम्मी मौसा। बात समझा? रिचार्ज करना पड़ता है ना। हम जानते हैं कि बहुत लोग सोने के लिए आते हैं, लेकिन उनको जगाना भी हमको है ना। तो सूर्य का जैसे ही किरणें पत्ती पर पड़ा, ये तुरंत एकदम जो है ना तना को अलर्ट किया, तना को अलर्ट किया, बोला मम्मी मौसा, है ना। बात समझा? अब क्लोरोफिल क्या करता है, गौर कीजिएगा, ये क्लोरोफिल जो पत्ती में है, ये तुरंत जो है इससे पानी लिया, तुरंत इसकी माँ जो तना है बोलती है कि ठीक है मौसा आ गए तो जाओ पानी लेके जाओ। तुरंत एक गिलास पानी लेके आया। अब H2O चला गया कहाँ, पत्ती में, जाइलम के माध्यम से, तना के माध्यम से। अरे पानी के लिए कौन भेजा, तना, और जाइलम के थ्रू, गिलास के थ्रू, गोसे गिलास जो से जाइलम, है ना। बात समझा? दोनों में पानी, बात समझो। अब पानी लेके पहुंचा, अब पानी जैसे ही लेके पहुंचा, सूर्य का प्रकाश मौजूद है यहाँ पर, सूर्य के प्रकाश जैसे ही पहुंचेगा तो उसमें स्टोमेटा होता है, जिसमें छिद्र होता है, रंध्र, वो रंध्र खुल जाता है पत्ती का, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है कि H2O जल और CO2 दोनों अभिक्रिया करता है, इसका कार्बन और इसका हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज, स्टार्च या सेलुलोज बनता है, और ध्यान रखिएगा कि ये ऑक्सीजन विमुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चला जाता है। हम मनुष्य और एनिमल के लिए वो लाभ है। बाकी याद रखेंगे, ये पौधा ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज को संभाल कर रखता है एनिमल के लिए, उसी प्रकार से, ठीक जिस प्रकार से एक कुशल गृहिणी को 10 लीटर अगर दूध मिल जाए, तो अगर बकलोल गृहिणी होगी तो 10 लीटर दूध को जो है ना रात में छोड़ देगी, सवेरे कुल दूधे फट गया। हस्बैंड पूरा गरम है, बकलोल कहीं की, कुल दूध के एक गलती कारण फट गया। और उसी में जो कुशल गृहिणी होगी वो क्या करेगी कि 1 लीटर दूध फ्रिज में रख देगी, बाकी 2-3 लीटर 4 लीटर का दही बना देगा, जिससे दही के अलावे उससे घी निकाल लेगा। घी भविष्य का न्यूट्रिशन होगा, घी सालों भर रखकर, याद रखेंगे, अपने परिवार को पोषण देगा। मट्ठा बना दिया, सुबह शाम 2-3 दिन तक पिला सकता है, दही भी 2-4 दिन तक खिला सकता है। 1 लीटर दूध है, सवेरे उठ के सोनुआ पिला सकता है ना। तो एक कुशल गृहिणी, हो मत करो, है ना। तो एक ध्यान सुनो, एक कुशल गृहिणी का कार्य यह है, वही बात प्लांट करता है। प्लांट जो है ग्लूकोज के अलावे स्टार्च, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज, ये सब हम मानव ले लेते हैं। बाकी स्टार्च और सेलुलोज भी याद रखेंगे, ये भी पोषक हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज का पाचन हम नहीं कर पाते हैं। तो एनिमल और जानवर, जो शाकाहारी एनिमल, वो घास भूसा से प्राप्त कर लेता है, हम उसके अनाज से कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम रोटी चावल चूड़ा जो भी खाते हैं वो सीधे हमारे पेट में जाता है, पेट में उसका पाचन, याद रखेंगे, होने के बाद वो सीधे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलता है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि यहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार वन की मैं बात कर रहा था। तो सदाबहार वन के लिए जल काफी क्या है, जरूरी है।
बाकी प्रकाश भी जरूरी है और मिट्टी भी जरूरी है, और ये तीनों पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा मिलता है। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट में वैसे वनस्पति या वन मिलते हैं जो सदैव हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनको पानी की कोई कमी नहीं होती है। इस लेकर सालों भर ये हरे भरे रहते हैं, जबकि पानी की कमी अंडमान में भी नहीं होती है और मेघालय में भी नहीं होती है। तो बताओ भाई कि और वर्षा कितना चाहिए यहां पर? 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर होगी तो वो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी, अरे हमारा नाम कुलदीप नय है, अब ध्यान दो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सदाबहार वन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा सबसे पहले एक वन जो आता है वो सिनकोना। कौन आता है? सिनकोना के बाद महोगनी। कौन आता है? एबोनी। कौन आता है? बेंत। क्या आता है? रबड़। क्या आता है? ये बताइए कैसे वन के अंतर्गत? सदाबहार। कैसे वन? सदाबहार। क्लियर ना? तो सदाबहार वन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा ये सारे वन, वैसे वन जो सदैव हरे भरे होंगे उन्हें क्या कहलाते हैं? सदाबहार। ये ध्यान रखिएगा। इसका कारण है कि वहां वर्षा की कोई कमी नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अभी देखिए, बता ही फिर आ गया, कहता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितना सेंटीमीटर बनना चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होगी वहां कैसे वन उगेंगे भाई? सदाबहार। कैसे वन? तो 200 सेंटीमीटर। प्यारे कितने? चलिए ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि 200 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होगी वहां पर मिलेंगे सदाबहार वन। कौन? जिन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? और ध्यान रखेंगे ये वन केरल, अंडमान और पश्चिमी घाट, केरल, अंडमान और साथ में आसाम और मेघालय। आसाम और कहां? मतलब जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन, वैसे वन जो सदैव क्या होंगे? हरे भरे। सदैव क्या होंगे? हरे भरे। क्लियर ना? उन्हें क्या कहेंगे? सदाबहार। सदाबहार वन होने के लिए वर्षा क्या चाहिए? अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक ना। आगे ध्यान दीजिएगा, रोजवुड, सिनकोना, कहता आबनुस, एबोनी जैसी महत्वपूर्ण लकड़ियां किस तरह के वन में उपलब्ध है भाई? सदाबहार। किस प्रकार के? तो ध्यान रखिएगा, रोजवुड कौन सा? सिनकोना कौन सा? यह आबनुस कौन सा? एबोनी कौन सा? सीधा आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि भाई, कि अगर पूछेगा कि रोजवुड कौन सा? रोजवुड के अलावा सिनकोना कौन? आबनुस, एबोनी, और एबोनी के अलावा एक और मैंने बताया था महोगनी। कौन सा? महोगनी का प्लांट आप लोग देखे होंगे। तो याद रखेंगे रोजवुड कौन सा? सिनकोना, आबनुस, एबोनी, महोगनी। कैसे वन? सदाबहार। कैसे? जैसे याद रखेंगे देवदार की बात करेंगे, चीड़ की बात करेंगे, ये सारे आते हैं अल्पाइन या कुंधारी वन। अल्पाइन और कौन? जैसे आम, महुआ, पीपल, बरगद। आम, महुआ, पीपल, बरगद, ये सारे पतझड़ वन हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? पतझड़ वन। क्लियर ना? ये पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि हिमालय के निचले भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय हिमालय के कौन भाग में? निचले भाग। हिमालय के किस भाग में? निचले भाग। हिमालय के निचले। और हिमालय के ऊपर वाले भाग में मिलते हैं प्यारे। अगर हिमालय के ऊपरी भाग अगर आपसे पूछ दे तो हिमालय के ऊपरी भाग में मिलते हैं
जिनको हम कहते हैं कोनधारी वन। क्या कहते हैं? कोनधारी वन को ही प्यारे कहते हैं टेगा वन। क्या कहते हैं? टेगा वन को ही एक अन्य नाम से जानते हैं अल्पाइन वन। कौन वन? कौन वन? तो बताओ कोनधारी वन कौन वन? कोनधारी के अलावे टेगा, कौन सा? टेगा के अलावे अल्पाइन, कौन? ये सारे वन याद रखेंगे हिमालय के ऊपरी भाग। हिमालय के, तो हिमालय के ऊपरी भाग में याद रखेंगे कोनधारी। कौन? कोनधारी को ही बोलते हैं टेंगा। क्या? और वही थोड़ा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा अल्पाइन। क्या? तो ये सारे वन या वनस्पति हिमालय के ऊपरी भाग, हिमालय के ऊपरी भाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे? देखो भाई यहां पर ये आंसर ये गलत किया हुआ है। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये तो वर्षा हो गया। यहां कहता है कि 1000 से 2000 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे उसमें याद रखेंगे शंकुधारी वन। कौन? शंकुधारी। कौन? या कोनधारी। शंकुधारी या कोनधारी, ये दोनों ऐड कीजिएगा, ये सब ऐड नहीं करना। शंकुधारी या कोनधारी। और ये वन ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? शंकुधारी वन या कोनधारी वन कहां मिलेगा? हिमालय के क्षेत्र में। कहां मिलेगा? कौन सा? शंकुधारी या कंफर्म ना? चलो भाई ध्यान देना। कहता है कि ओक, लॉरेल, चेस्टर के वृक्ष किस तरह के वन की विशेषता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध के उदाहरण है प्यारे। और ये सारे वृक्ष याद रखेंगे हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। किस क्षेत्र में मिलते हैं? हिमालय के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हिमालय के क्षेत्र में, याद रखिएगा। सुंदर वन प्रदेश में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भाई? कौन? ये है बंगाल टाइगर। कौन टाइगर? और ये मैंने कहा था सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा? तो यहां जो याद रखेंगे जानवर जो मिलेगा वो बंगाल टाइगर। कौन टाइगर? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति कौन मिलेंगे तो मैग्रोव। वनस्पति, तो वनस्पति कौन? मैग्रोव। वनस्पति कौन? वनस्पति। और जानवर की बात करेंगे बंगाल टाइगर। जानवर की बात करेंगे। जबकि काजीरंगा, कौन? काजीरंगा की बात करेंगे, ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जबकि गिर, कौन सा भाई? ये सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कौन सा? गिर। कौन सा? जबकि बांदीपुर, कौन सा भाई? ये बांदीपुर है हाथी के लिए। किसके लिए है? कौन सा? बांदीपुर। कौन सा? तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसमें काजीरंगा गेंडा के लिए आसाम में, गिर गुजरात में सिंह के लिए, और बांदीपुर हाथी के लिए कर्नाटक। बांदीपुर कहां पड़ता है? कर्नाटक। बांदीपुर कहां है? बांदीपुर। कन्फर्म। आगे, समुद्र के तटीय क्षेत्र में डेल्टाई एवं दलदली प्रदेश में कौन से वनस्पति पाई जाती है? मैग्रोव। कौन? तो नदी के डेल्टा। कौन डेल्टा भाई बताओ? तो नदी के डेल्टा में अगर बात करेंगे तो नदी के डेल्टा में याद रखेंगे कौन वन मिलेंगे? मैग्रोव। कौन वन? कौन वन? और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हम बता चुके हैं, सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? चलिए, कहता है भाई भारत में कितने तरह के जीवों एवं पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? तो याद रखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्रमशः 89,000। कितने? 89,000 याद रखेंगे जीव और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना? तो याद रखेंगे। और 1200 से अधिक, ये ध्यान रखेंगे, ये जीवों की प्रजाति और टाइप हैं। तो याद रखेंगे लगभग 89,000। कितने हजार? कितने हजार? तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो एक डाटा है, ये तो सीधा आप सर्च करके खुद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें घटते बढ़ते रहता है। विश्व की कुल वन, कहता है प्राणी प्रजाति का
भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 13। कितना प्रतिशत? देखो, विश्व के कुल वन प्राणी, कौन प्राणी है? वन प्राणी का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल। कौन एनिमल? जंगली जानवर। कौन जानवर? तो पूरे विश्व में जितना, अब देखेंगे कि भारत में, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, भारत का आधा भाग गर्म एरिया है, आधा भाग याद रखेंगे ठंडा गर्मी और बरसात भी देखता है, और एक भाग ऐसा भी है जो सालों भर ठंडा देखता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आपके उत्तराखंड और आपके लद्दाख, और आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर का एरिया सालों भर याद रखेंगे ठंडा झेलता है, और ये सभी प्लेस तो 4 महीने भीषण बर्फबारी का सामना करता है। इस लेकर ध्यान रखेंगे वहां पर उसी प्रकार के वनस्पति मिलेंगे और उसी प्रकार के एनिमल मिलेंगे। जब हम मैदानी इलाके आते हैं तो आप देखते हैं कि मैदानी इलाकों में वनस्पतियों में अंतर हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है कि मैदानी इलाकों में शीत ऋतु में पूरे उत्तर भारत में जब रबी फसल होती है और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल में धान की खेती होती है और ग्रीष्म ऋतु में जायद की खेती होती है, तो ऑटोमेटिक है जब वनस्पतियों में इस तरह के अंतर हैं तो ध्यान रखेंगे कि जीवों और एनिमल में भी आपको वेरिएशन और अंतर मिलेगा। तो एक तो 4-4 महीने के ड्यूरेशन के कारण वनस्पति और वन्य जीव में भी आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप दक्षिण भारत चले जाते हैं तो वहां पर कभी ठंडा नहीं आता है, इस लेकर वहां के वनस्पति और जम्मू कश्मीर के वनस्पति में अंतर मिलेगा, और जब वनस्पति में अंतर मिलेगा तो याद रखेंगे एनिमल में भी आपको बहुत सारा अंतर मिलेगा। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि बंगाल टाइगर अगर बंगाल में ही मिलता है तो उसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार है। अगर आपको गुजरात के गिर में शेर मिलता है तो फिर बंगाल में क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार है। जबकि याद रखेगा कि अगर आपके बांदीपुर में हाथी की संख्या ज्यादा है तो उसके लिए भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि ध्यान रखें किसी भी एनिमल का बसा उसी एरिया में होगा जहां पर उसके लिए वनस्पति और जलवायु अच्छी होगी। नहीं तो अगर वनस्पति और जलवायु में अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो कोई भी एनिमल हो या जीव हो वो ध्यान रखेंगे वहां से विलुप्त कर जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप कश्मीरी हिरन को आप मैदानी इलाकों में ले आएंगे, इतना टेम्परेचर वो झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो ऑटोमेटिक है। लेकिन मानव की बात करेंगे, ये कहीं इसलिए भी रह जाता है क्योंकि ये अपनी परिस्थिति, अपने बुद्धिमत्ता, अपने दिमाग से ये बना लेता है। गर्मी जहां शुरू होगा 5 गो एसी लगा देगा, बाहर का टेम्परेचर 50 रहे उससे इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। एक अंदर रूम जो है 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर में आराम से ही जो है प्रकृति के खिलाफ होकर ही आराम से सूतता है। अब वही व्यक्ति जैसे ही बाहर निकलता है तुरंत जो है ब्रेन हेमरेज, क्लीन बोल्ड है ना, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ किए हैं। तो प्रकृति उस कंडीशन के लायक आपको एडजस्ट किया था जिस कंडीशन में आपने जन्म लिया, लेकिन आपने उस कंडीशन को, प्रकृति के एयर कंडीशन को खत्म करके अपना एसी वाला एयर कंडीशन लगा लिए। अभी गर्मी है तो गर्मी रहेगा, आपने तो एयर कंडीशन लगा लिया जिस कारण ध्यान रखेंगे अपने प्रकृति के नियम के खिलाफ किया। तो मानव तो कहीं रह जाता है लेकिन उसका बदला प्रकृति ले लेता है उसको मार के। लेकिन याद रखें कोई जीव नहीं रह सकता है। जिससे सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू मिलता है, कीवी सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है, याद रखेंगे जिराफ सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, पूमा सिर्फ याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के अमेजोन वर्षा वन में ही मिलता है। तो इसका साफ है कि ये सारे जीव के लिए वो कंडीशन शुरू से ही एडजस्ट रहा होगा, इस लेकर वो वहां पर एडेप्ट है। नहीं तो ध्यान रखेंगे वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रजाति भारत में इसलिए ज्यादा है कि यहाँ एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ की जलवायु और मौसम याद रखेंगे तरह तरह का है। इस लेकर यहाँ वनस्पति से लेकर जीव जंतु के भी वैरायटी क्या है? ज्यादा है। क्या है भाई? ज्यादा। इस लेकर ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13%। आंसर क्या हो जाएगा? 13%। याद रखिएगा। मछलियों की 2500 प्रजातियों में
भारत में पाए जाती है, इसमें विश्व का कितना प्रतिशत भाई? 12। कितना? कितना? कितना भाई? 12%। कितना प्रतिशत? 12। क्लियर ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा, है ना।
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कितना नंबर तक हुआ था हम लोग का? ये कौन है? 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किए थे? कहां से? कानपुर से। कौन? तात्या टोपे कहां से? तात्या टोपे कहां से? तात्या टोपे कहां से? ग्वालियर से। कानपुर से आपका सैन्य नेतृत्व कौन संभाला था? तात्या टोपे। बहादुर शाह जफर कहां से? और बेगम हजरत महल। और पटना से कौन? पुस्तक विक्रेता थे। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? चलिए आगे देखते हैं। यहां से होगा ना। बिहार से अलग होकर झारखंड को राज्य बनाया गया था कब? 15 नवंबर 2000 को। इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो तारीख कितना था? 15 नवंबर। और इसी के लिए, इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो लिख लेना है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करता है। बिहार से अलग हुआ था कौन? झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। और इसी 2000 को 3 राज्य अलग हुआ था। कितने राज्य? 3। 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तराखंड को ही हम लोग बोलते हैं उत्तरांचल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरांचल। ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था मध्य, सॉरी ये उल्टा लिख दिए हम, ये उल्टा लिख दिए। मध्य प्रदेश से होगा ना, ये मध्य प्रदेश से होगा कौन? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर 2000 को होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। और उत्तराखंड का ही नाम क्या है? उत्तरांचल। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन? तेलंगाना। कौन अलग हुआ? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो बना था, लिख लेना, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ये जो तेलंगाना राज्य बना था, कैवा राज्य था? 29वां। अभी वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितना है? तो 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना। तो 28वां राज्य कौन सा है? बोलिए, 28वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अच्छा, झारखंड। 28वां राज्य कौन है? अच्छा, 27वां राज्य कौन है? उत्तराखंड। और 24वां राज्य कौन है? तो सबके बगल में लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। 1 नवंबर 2000 लिख लिया आप लोग। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। लिखिएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। झारखंड के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो झारखंड कैवा राज्य था? 28वां राज्य। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था कब? 15 नवंबर। हटा दें, जल्दी लिखिए। एक नवंबर 2000 को कौन किससे? मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, और 2 जून जो 2014 को। चारों के बारे में कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, बोलिए। चारों का ये बताइए, डेट बताइए, देख के बताते हैं। बैठिए। कौन कौन बताएंगे? ईमानदारी से हाथ उठाइए, बोलिए, बैठ के। शुरू से बताइए ना।
बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? इधर से कोई बता दीजिए, बोलिए। 1 नवंबर को। और कोई बताएंगे सर? बोलिए। बैठिए। अच्छा देखिए, लगता है कि जान गए हैं, लेकिन जब बारी आता है बताने का तो लगता है कि भूल गए। लगता है कॉन्फिडेंस का क्या है, कमी है। ऐसे बैठे बैठे लगता है एकदम समझ में आया, हाँ सर। कौन कौन बताएगा? हम सर। अब फिर खड़ा होइए, जैसे ही खड़ा होते हैं सब दिमाग से क्या हो गया, जा। इसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन हॉल का भी इसी तरह का क्या रहता है, प्रेशर। आप कितना सहज महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, अतिरिक्त प्रेशर आता है, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन हार्ड होगा कि हल्का होगा, बहुत सारा दिमाग में चीज चल रहा होता है एक ही टाइम में, उतना ही समय में सब कुछ चल रहा होता है। जिसके कारण आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, गड़बड़। उसी प्रेशर को कम करने के लिए टेस्ट सीरीज देना होता है। टेस्ट सीरीज से आपका दिमाग में क्या होगा, रिकवर करेगा वो। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? कितना तारीख को? 1 नवंबर। तो 2000 में 3 राज्य ना। 1 नवंबर 2000 को बिहार, मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से। 15 नवंबर 2000 को, ये तीनों तो 2000 में ही ना, और नवंबर ही है ना। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से लाह का उत्पादन, ये उत्पादन गलत लिखा है, ऐसे होगा लाह का उत्पादन करने वाला, भी गलत लिखा है वाला। कीट कहाँ रहता है? कुसुम के पेड़ पर। कुसुम का पेड़ होता है, देखिए इस तरह का हम ये कर दिए ताकि आप देख सके। कुसुम का पेड़, लाह का उत्पादन करने वाला कीट जो रहता है कुसुम का पेड़ का, ये जो आपका टहनी देख रहे हैं ना, इस सारे टहनी में चिपका हुआ रहता है, उसी से बनाया जाता है, लाह का उत्पादन होता है। तो लाह, रांची उची देखिएगा, रांची वगैरह है ना, वहां पर अनुसंधान केंद्र वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो लाह का उत्पादन करने वाला कीट कहाँ रहता है? कुसुम के पेड़ में। जैसे रेशम वगैरह को देखे हैं, तो रेशम का भी क्या होता है, कीट होता है, जिसमें वो अपना घर बना के पूरा ही रखता है, उसी से बनता है क्या, रेशम। तो पूछेगा लाह का उत्पादन करने वाला कीट कहाँ रहता है? कुसुम के पेड़ पर। बिरसा मुंडा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताया हुआ है ना, आगे बढ़े। बिरसा मुंडा टॉपिक कल किए थे ना, 1899 से 1900, 1899 से 1900। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900। क्लियर ना? कोल विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? कोल विद्रोह नहीं बताए थे आप लोग को ना, तो कोल विद्रोह 1831। कोल विद्रोह 1831, देखिए ध्यान दीजिएगा। कोल विद्रोह जिसे ब्रिटिश अभिलेखों में कोल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। कोल विद्रोह था क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1831 और 1832 के बीच छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का एरिया दिख रहा है कहां पर? तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? और जब हम लोग विश्व इतिहास पढ़ रहे थे उसमें एक रूर जगह आया था, कहां पर था? कहां पर था? जर्मनी। सब लोग नहीं बोल रहे, यानी याद नहीं है। वहां पर हम बताए थे जर्मनी का एक प्रदेश था, नाम क्या था? रूर। और ये रूर इसलिए इंपोर्टेंट था क्योंकि यहाँ खनिज संपदा ज्यादा था, और वही रूर हमारे भारत में उपस्थित था छोटा नागपुर के श्रेणी में, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को हम लोग बोलते हैं भारत का रूर। तो भारत का रूर प्रदेश कौन? क्योंकि वहां खनिज संपदा ज्यादा की कम। एक्चुअल में रूर है कहाँ? जर्मनी में। तो ये छोटा नागपुर के कोल जनजाति के लोगों का एक विद्रोह था, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, कोल विद्रोह। यानी कोल विद्रोह का संबंध किस जगह से? तो लिखिए, कोल विद्रोह का संबंध छोटा नागपुर से था। कोल विद्रोह का संबंध छोटा नागपुर से था। कोल विद्रोह का संबंध छोटा नागपुर से था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। ये सब लिखना नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, यही ना? आप लोग का पेज है क्या? मेरा नहीं है, मैथ है शायद, या रीजनिंग है। तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यह शुरू की गई भूमि स्वामित्व और प्रशासन प्रणालियों द्वारा लाए गए आर्थिक शोषण के कारण हुआ था। तो लिखिए, विद्रोह का कारण। विद्रोह का कारण कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह का कारण भूमि प्रशासन, भूमि प्रशासन और आर्थिक शोषण। भूमि प्रशासन और आर्थिक शोषण।
दो ही तीन चीजों के लिए तो ये विद्रोह होता ही है, एक भूमि के लिए होगा, या फिर इकोनॉमिकल जो टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह जो जनरेट कर रहा है उसके संदर्भ में होगा, उसके जमीन को लेकर हो सकता है, यही चीज था ना, या कुछ खास पर्पस हो सकता है, कुछ खास रीजन होगा। तो ज्यादातर में आएगा आपका शोषण, आर्थिक शोषण के कारण ये विद्रोह शुरू हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह, तो उसका भी कारण क्या था? देखिए जैसे ही आप लोग, जैसे ही आंसर जब देंगे ना तो तुरंत चर्बी वाला कारतूस नहीं बोल देना है, वो इमीडिएट काउज ऑफ 1857 रिवोल्ट है, मतलब अल्पकालिक कारण है, तत्कालिक कारण है किसका? 1857 की क्रांति का। लेकिन एक्चुअल में उसका क्रांति का जो रहस्य छिपा हुआ है उसके पृष्ठभूमि में है, और वो पृष्ठभूमि है उसका सामाजिक रूप से शोषण, आर्थिक रूप से शोषण, राजनीतिक रूप से शोषण, धार्मिक रूप से शोषण, सदियों से चले आ रही असंतोष का प्रतिफल था 1857 की क्रांति। ये आपको एक्चुअल में आंसर देना है। ये आंसर देने के बाद आपका सामने वाला समझ जाएगा कि आपके पास आंसर है। तब अगर आपसे पूछता है शब्द की तत्कालिक कारण क्या था, मतलब तुरंत ऐसा कारण जो उत्तेजित कर दिया और वो 1857 की क्रांति बन गया, तब आपको बोलना है चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना। दोनों का आंसर समझ में आ रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सामाजिक आर्थिक, अब उसमें भी समझना है कि सामाजिक किस प्रकार से, तो सामाजिक शोषण किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे, ये दिमाग में चल रहा होगा। आर्थिक शोषण कैसे कैसे चल रहा था, टैक्स व्यवस्था किस तरह से खराब से वो लोग ले रहा था, चल रहा होगा। राजनीतिक व्यवस्था से उथल पुथल कर रहा था, बंगाल का नवाब को इधर, मुगल बादशाह को उधर, पेंशनर बनाकर विभिन्न तरह से गतिविधियों से राजनीति को संचालित कर रहा था। धार्मिक व्यवस्था में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन बड़े मात्रा में कराया जा रहा था। ये सभी कारण मिलकर एक कारण को जिम्मेदार बनाया जो 1857 का क्रांति बना। लेकिन उसका तत्कालिक कारण था 1857 क्रांति का क्या? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाना। इसका कारण भी वही है, आर्थिक शोषण, और एक बताया क्या? भूमि प्रशासन। लिख लिए? अब देखिए आर्थिक शोषण के अंतर्गत और थोड़ा अंदर पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई भूस्वामित्व और प्रशासन प्रणालियों के कारण कोल जनजाति के लोगों का आर्थिक क्या हुआ? शोषण। वही जो लाइन लिखा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में आपका काम चल जाएगा। अब देखिए भूमि का अधिकार, जो भूमि का प्रशासन था वो क्या था? कंपनी ने कोल जनजाति के लोगों को की भूमि को गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। मतलब जो आदिवासी है उसके अलावा भी, आज भी जाइएगा अपना जहां ट्राइब्स वगैरह होता है, आदिवासी वगैरह होता है, उस भूमि को सिर्फ और सिर्फ कौन खरीद सकता है? आदिवासी ही खरीद सकता है, अदर लोग उसको खरीद नहीं सकते। उस पर एक्ट चलना शुरू हो जाता है, अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो अधिनियम था ना उसमें भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, खासकर छोटा नागपुर, सिंहभूम वगैरह का क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, सिंहभूम के आसपास का क्षेत्र। तो कंपनी ने कोल जनजाति के लोगों की भूमि को गैर आदिवासियों को देना क्या कर दिया शुरू? गैर आदिवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है, आदिवासी को छोड़कर अन्य को देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ा? बुरा असर पड़ा। समझ रहे हैं? ये पॉइंट को थोड़ा नोट कर लीजिए। भूमि का अधिकार का कारण, ये विद्रोह होने का कारण जो भूमि का अधिकार था वो किस प्रकार से अपना रोल निभाया, तो लिखिए भूमि का अधिकार, लिख के दे दीजिए भूमि का अधिकार, और ये पूरा लाइन को लिखना है। कंपनी ने कोल जनजाति के लोगों की भूमि, कंपनी ने कोल जनजाति की, कंपनी ने कोल जनजाति के लोगों की भूमि को, कोल जनजाति के लोगों की भूमि को गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। कंपनी ने कोल जनजाति के लोगों की भूमि को गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। गैर आदिवासी मतलब आदिवासी कम्युनिटी को छोड़कर दूसरे को गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। इसी कारण ये विद्रोह करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ये भी एक इसका एक कारण था। अन्यायपूर्ण प्रशासन, लिखना नहीं है, पहले समझना है। कंपनी के प्रशासन ने कोल जनजाति के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और उनकी पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की। जैसे कोई भी आदिवासी लोगों का अपना एक परंपरा होता है, अपना रीति रिवाज होता है, उन सारे रीति रिवाज को खत्म करने का प्रयास किया कौन? अंग्रेज। जाहिर सा बात है आपके परंपरा का पर कोई आघात पहुंचाएगा तो आप बर्दाश्त करिएगा। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर के बारे में अगर कोई भला बुरा बोल दे तो अच्छा लगेगा? जाहिर सा बात है आप में पंगा हो जाएगा कि नहीं? यहाँ भी उसी तरह जो उनका चल है, जैसे आदिवासी को आप लोग देखे हैं किसी आदिवासी को कभी? अच्छा, अगर कोई देखे हैं हाथ उठाइए, देखे हैं? कहां पर? तो आदिवासी लोगों को देखेंगे तो उसका खाना आपके खाना से अलग होगा।
और हम आदिवासी, मेरा दोस्त रहा है बहुत सारा लोग, उसका नाम है चंदूराम मारंडी। अभी वो टेक्निकल एक्सपर्ट कुछ है, रेलवे में जॉब करता है। बता दे रहे हैं, कभी देख रहा होगा तो बोलेगा कि हाँ नाम लिया है। उसका मैथ में 98 नंबर था। कितना नंबर? गजब का तेज तरार स्टूडेंट था। उसको सब बोलता है वहां पर डॉक्टर। हमारे जो गांव है ना छोटा सा, उस गांव में क्या बोलाता है? डॉक्टर। और उसको सब लोग जानता है। थोड़ा नाटे टाइप का बॉडी वॉडी पूरा बना हुआ है, फुटबॉलर है, बहुत अच्छा है। अब वो एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ठीक? तो वो क्या था कि हटा ही दें, छोड़ दें। अच्छा बता दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, बता दे रहे हैं। हम लोग जब पढ़कर इंटर वगैरह में पढ़कर जब आते थे ना, तो हम लोग को 3 पेपर में पढ़ाया जाता था। तो उसी के घर में बैठकर हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि खाली स्पेस रहता था, हम लोग बैठ जाते, तो खाना मिलता था वहीं का खाना। तो खाना जैसे आज के डेट में हम लोग थाली में खाते हैं ना, नहीं खाते हैं थाली में? बोलिए, थाली में खाते हैं? वो लोग बड़ा सा पीतल कांसा जैसा जो होता है ना, बर्तन होता था, और उसमें पानी रहता था, उसमें चावल रहता था, और उसके बाद भुजिया या जो भी है अलग से रहता था। अब पानी चावल ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था खाना। और वो खाते, प्रणाम करने का तरीका भी अलग, जाइएगा पैर धोता था वो लोग। पैर धोता है, हम लोग पैर धोते हैं? खुद भी जाते हैं तो पैर नहीं धोते, सीधा बेड पे आ जाते हैं। लेकिन वो सब संस्कार अभी भी उन लोग के पास क्या है, बरकरार है। जाइएगा जोहार करेगा, जोहार को चेला का खबर है ना, बोलेगा। और उसके इसको, अब इसको हम हटा देते हैं, ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी है ना। तो ये संस्कार संस्कृति जो है उस समय से चले आ रहा है। अगर उसको कोई बंद करवा दे तो उसको अच्छा लगेगा, तो उसका विरोध किया जाएगा ना। तो वही बोला, उसकी पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की। अभी बहुत सारे जनजाति ऐसे हैं तो अंडमान निकोबार के आसपास रहते हैं, आप भी सुने होंगे। अंडमान निकोबार में रहने वाले जनजाति, वो लोग भी अभी पुराने रीति रिवाजों के जैसा ही है। उसको मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया है। जोड़ेगा तो बहुत सारा चीज सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब। विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन किया था? बुद्धू भगत, मदरा महतो, जोया भगत और अन्य आदिवासी नेताओं ने किया था। लिखिएगा, विद्रोह का नेतृत्व, लीडरशिप कौन किया था, नेता कौन था? विद्रोह का नेतृत्व, हाँ दीकू बोलता था। सही, ऑनलाइन वाले लोग सही लिख रहे हैं, दीकू। विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, बुद्धू भगत, बुद्धू भगत, मदरा महतो, मदरा महतो। लेकिन बुद्धू भगत ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में। मदरा महतो, जोया भगत, जोया भगत, बुद्धू भगत, मदरा महतो, जोया भगत के द्वारा किया गया था। ये किस इलाके में हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था? जमीन को लेकर, वहां के प्रशासन को लेकर हुआ था, ये ना बताएं। नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत, जतरा भगत, जोया भगत और मदरा महतो, यही ना? जोया भगत, बुद्धू भगत और मदरा महतो। कौन कौन किया था नेतृत्व? मुंडा आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था? पलामू जिला का उली हातू गांव में। उली हातू लिख लीजिएगा, पलामू जिला के उली हातू गांव में। जैसे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था सिवान के जीरादई में। पलामू जिले के उली हातू गांव, उली हातू गांव में। उलगुलान विद्रोह पढ़े थे ना कल, महाविद्रोह। तो मुंडा आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था? पलामू जिले के उली हातू गांव में। कौन से गांव में? बोल नहीं रहे आप लोग, कौन सा गांव में, कौन सा गांव में? देखिए पीछे से वो कर रहे हैं। कितना नंबर? हम नहीं बोल रहे हैं कुछ। आज है मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस है ना। आज से मेरा क्लास भी शुरू हुआ था, आप लोग को बताए थे। उसमें से कोई है क्या? है? आज जिनका एग्जाम होगा उस पर्पज से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितने बजे है सुबह? जो आप लोग का नींद टूटता नहीं होगा, टूटता है नींद? अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। सन 1865 में किस अधिनियम को पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। 1865 में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। लिखिएगा इसमें कुछ पॉइंट। इसके तहत
इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संपत्तियों को इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संपत्तियों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। किया गया। हो गया। लिखिए अगला पॉइंट करके। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया पहला अधिनियम था या पहला प्रयास था जो वनों को संरक्षित करने के लिए किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था जो वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। मिला के लिख लीजिए उसको। वो अलग था। ये 1865 में पहला प्रयास किया था ब्रिटिश सरकार। ये 1865 वाला है। बहुत सारा वन अधिनियम आया है। इस अधिनियम का बात कर रहे हैं जो 1865 का है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला प्रयास जब वन संरक्षण को प्रोटेक्ट करने का काम किया, वन संरक्षण का काम किया ब्रिटिश सरकार। खत्म हो गया क्या टॉपिक? कौन? अंग्रेज तो था लेकिन उस समय में उसका शासनकाल देख लीजिए ना, कौन होगा 1865 में, उसी के शासनकाल में। ऐसे देता नहीं है डेटा कि किसके समय में और है। खत्म हो गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियां अपनाई थी? उन्हें वन से हटाने की योजनाएं, वन से हटाने की योजनाएं। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1900 बोल नहीं रहे हैं, भारतीय है ना आप लोग? भारत आजाद हुआ कब? 1947 में। तब हम लोगों के लिए एक चुनौती था कि हम लोग कैसे अपनी देश की अर्थव्यवस्था को, देश के हर एक सिस्टम को सही रूप से डेवलप कर पाए। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया था जिसको प्लानिंग कमीशन का नाम दिए, जो आया था 1950 में। तो प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हो गया? अब हम लोग प्लान बनाएंगे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने 5 साल का नियम बनाया। कितने साल का? जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं, यानी पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना आ गया कब? 1951। और इसको अनुमोदन के लिए हम लोग लाए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई 1952 में। ये 1952 में ही हुआ था लोकसभा का गठन, और 1952 में ही हुआ था राज्यसभा का गठन। याद है ना? तो लोकसभा राज्यसभा का गठन कब? और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब? पंचवर्षीय योजना का गठन कब? यही इसी समय में 1951 में ही प्रथम वित्त आयोग का भी गठन हुआ था, 1951 में, केसी नियोगी ना। और प्लानिंग कमीशन का कब? तीनों के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। अब जो पंचवर्षीय योजना आया, कितने साल का योजना? इसमें बोला कि हम लोग 5 साल के लिए कानून बनाएंगे और उस 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को या भारत के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो भारत का मेन पूंजी था वो क्या था? एग्रीकल्चर। जैसे मेन पूंजी, जैसे आप लोग का सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होगा उसमें मैं लगता होगा बहुत अच्छे से बना लेंगे, लगता है ना? कुछ ऐसा विषय होगा जिसपे पकड़ आपका नहीं होगा तो लग रहा हो बहुत कठिन है, इसको छोड़ो, लेकिन जो आता है उसको तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रायोरिटी दिया किसको? एग्रीकल्चर को। यानी हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश था भारत, बोलते ही नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश था बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश। जैसे राज्य है कौन? बिहार। बिहार के संदर्भ में भी पूछेगा तो क्या होगा? कृषि प्रधान राज्य है कौन? उसी तरह कृषि प्रधान देश था कौन? कृषि प्रधान देश अभी भी है कौन? यानी सबसे पहला प्रायोरिटी किस पर?
तो यहां बोला गया पंचवर्षीय योजना में पहला पंचवर्षीय योजना जो जारी किया गया 1951 से 56 हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरेड डोमर मॉडल पर क्या था? आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किसमें किसको डेवलप करने का बात कहा गया? अब जैसे ही कृषि आता है, कृषि में सिर्फ कृषि का मतलब ही नहीं होता है कि चावल धान उगाए। कृषि में आता है कौन? वन। कृषि में आता है कौन? मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब इसी में आ जाता है। यानी इसको अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बांटे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? क्षेत्रक। मूल रूप से सेक्टर की संख्या 3, ऐसे तो 4-5 भी है, लेकिन मूल रूप से पूछेगा तो कितना? 3 है ना। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। तो जो नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है वो, और जिसमें सर्विस होता है वो टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर हो गया कौन? कृषि। तब हमारे लोग बोले कि नहीं, हम लोग कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और उस कृषि में सिर्फ फसल ही नहीं होगा, बल्कि कृषि में मुख्य रूप से कौन आएगा? अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड किससे है? तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे? तब ये वन लगाने की परंपरा यहां पर शुरू कर दी गई, जितना ज्यादा चाहे उतना वन लगाना शुरू कर दो। अब वो वन लगाने लगा, तो जब आदमी तैयारी करता है, पढ़ाई शुरू करता है, तो वो आगे का भविष्य को देखता नहीं है, वो उठाया और पढ़ना शुरू करे। उसमें भूत सवार होता है। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, पूरा खतरनाक भूत सवार होगा, पढ़ रहे हैं 18-18 घंटा, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाला कुछ नहीं है। रिजल्ट नहीं होगा नहीं बोल रहे हैं, रिजल्ट आने वाला नहीं मतलब आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। पढ़ रहे हैं सर, लेकिन बन नहीं रहा है सवाल। पढ़ रहे हैं लेकिन स्कोर उठ ही नहीं रहा है। तो सर कैसा पढ़ रहे हैं 18 घंटा कि स्कोर नहीं आ पा रहा है? इसका मतलब पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रहा है। तो यहां पर भी वैसे प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो ये लोग प्लान किया, बिना प्लान किए ही बोला वन लगाना क्या कर दो, शुरू कर दो। जितना वन मिला सब लगाने शुरू कर दिया। अच्छा किया कि खराब? अच्छा नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ेंगे? नहीं, जो मिल रहा है क्या करो, पढ़ो। पंखा का खोज कौन किया? पढ़ लिया। कैमरा का खोज कौन किया? पढ़ लिया। नहीं आया तो जबरदस्ती गूगल सर्च करके लिखना शुरू कर दिया, पंखा का खोज। जो अननेसेसरी चीज है उसको भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये वन जब लगाया तो उसमें एक वन लगाया था बड़े मात्रा में, जिसका नाम था यूकलिप्टस। क्या नाम था? यूकलिप्टस। और ये पानी सबसे ज्यादा सोखता है, तो जहां जहां रहेगा वो पानी क्या कर देगा? रोक देगा। इसलिए इसको कहा गया आतंकवाद। क्या कहा गया? तो पूछेगा भारत का आतंकवाद कौन? तो भारत का आतंकवाद पेड़ जो है वो कौन है? बहुत लंबा होता है, और इससे जो है कागज उद्योग बनता है, कागज उद्योग तैयार होता है, कागज का निर्माण होता है। किससे? यूकलिप्टस से। तो लंबा पेड़ों में से है ये, लंबा चौड़ा होता है यूकलिप्टस। तो ये भारी मात्रा में क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। बाद में इसका इंपैक्ट पड़ा। जैसे आप लोग तैयारी शुरू कर दिए, बाद में लगा जा। कैमरा वाला तो पूछबे नहीं करता है, पंखा वाला पूछता ही नहीं, जो पूछता है वो हम क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए। तो चलो फिर से बैक करो। जब बैक करते तो आपका समय क्या हो गया? बर्बाद। तो ये सरकार पूरा लगा दी यूकलिप्टस, बाद में आता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, यूकलिप्टस को काट देगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब इसलिए अब ये रूल बनाया है कि अब कोई भी यूकलिप्टस का पौधा नहीं लगाएगा, लेकिन जो लगा हुआ है उसको रहने दीजिए, काटेंगे नहीं। और हमारे पास होना चाहिए कितना परसेंट? 33% है क्या? नहीं है। 24 के आसपास है अप्रोक्सीमेट, अगर बात करेंगे आसपास लगभग बोल दिया। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या नीतियां अपनाई थी? वन से हटाने की नीति। वन कृषि के अंतर्गत आएगा कि नहीं? क्लियर है? हटा दें इसको। सन 1855 में ये संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे? 4 भाई का नाम बोले थे। सिद्धू था, कान्हो था, चांद था, भैरव था, 2 बहन भी थी क्या? कौन कौन? कल ही बताए थे ना। बिरसा मुंडा के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? आदिवासी समाज में एकता स्थापित हो गए। जितने भी आदिवासी समाज थे वो एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि आदिवासियों में राष्ट्रवाद का भावना का पनपना, राष्ट्रवाद विकसित होना शुरू हो गया। ये भी लाइन लिख लीजिएगा, राष्ट्रवाद विकसित होना प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रवाद विकसित होना प्रारंभ हो गया। यही सब मिलकर क्रांति बनाएगा, भारत को क्या कराएगा? आजाद कराएगा। किससे? ब्रिटिश हुकूमत से। भारत को आजाद होने में सिर्फ 1-2 लोगों का हाथ थोड़े था। अब बहुत सारा इतिहासकारों ने जो किताब में लिखा है
सिर्फ उतना ही पढ़ के हम लोग सोचते हैं वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत लोग हैं ऐसा जो कोरे पन्नों पे लिखा भी नहीं गया है। बहुत सारा ऐसा है नाम जिसका हम लोग को जानकारी नहीं है। तो बिरसा मुंडा के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? आदिवासी समाज में एकता स्थापित हो गया, मतलब कि राष्ट्रवाद विकसित होना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तिलका माझी, कल चर्चा किए थे ना, तिलका माझी ने किस स्थान पर अंग्रेजों का विरोध किया था? भागलपुर। सुल्तानगंज, कहां है सुल्तानगंज? कल ही हम बताए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है? उदनपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ, और नालंदा विश्वविद्यालय। तीनों को तोड़ा था कौन? बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था कौन? बख्तियार खिलजी। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू जगह ना, चेरो, चेरो है, चेरी ने चेरो है, कहीं कहीं चेरी भी लिख देता है। चेरो विद्रोह हुआ था, कल इसके बारे में डिटेल्स लिखे हैं हम लोग। चेरो विद्रोह। प्राचीन भारतीय प्रवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी। आदिवासी नाम सबसे पहले कौन दिया था? ये भी बताए हुए है ना, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा दिया था ना। आदिवासी बोला था, क्या बोला था? आदिवासी। हो गया। भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? वन अरण्य को संरक्षित रखना। वन अरण्य, अरण्य का मतलब ही होता है समूह, जंगल का समूह जो होता है ना, उसको अरण्य। जब आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में, प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में लिखा था अरण्यक, पढ़े हैं वैदिक काल में। अरण्यक का मतलब होता है जंगलों में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना, जंगलों में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं। इसी से ये बना अरण्य, यानी वन अरण्य को संरक्षित करना। वन अरण्य मतलब जितना भी इकोसिस्टम प्राकृतिक रूप से होगा ना, जीव जंतु पशु पक्षी हेन तेन जितना भी होगा, सबको क्या रखना? संरक्षित रखना। क्योंकि देखिए जीव भी एक दूसरे से वन से जुड़े हुए हैं, अगर देखिएगा कोरिलेट है वो, हर चीज एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या बना दिया? पेड़। और यहां पर हम बोले पानी है, क्या है? पानी। और ये स्थल भाग है, यहाँ पर जंगल वगैरह है, ठीक। अब अगर जंगल है तो लोग यहाँ पर, बड़े बड़े जंगल रहेंगे तो जिराफ जैसा जानवर आएगा कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। टाइम हो गया? नहीं हुआ अभी? अब फिर बोलना चाहिए ना अभी। तो आप लोग का टाइम होता है तब बोलना बंद करते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर बड़े बड़े पेड़ पौधा रहेगा तो बड़े बड़े जीव होंगे ना, ये सारे जीव पानी पीने के लिए पानी वाले स्थान में आएंगे। यानी स्थल भाग वाला तो आया ही आया, चिड़िया दौड़ दौड़ के पानी पीने आएगी, तो वायु वाला भी आया, जो पेड़ पौधे पे रहे वो भी जाएगा, नहीं जाएगा? अगर ये पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ये जंगलों का, यहाँ जानवरों का निवास हो पाएगा? नहीं, ये दूर से पक्षी भी नहीं आएगा, जानवर भी नहीं रहेगा। और जब पेड़ नहीं रहेगा तो अंदर से अंडरग्राउंड वाटर हम लोग का सही रह पाएगा? यानी हर तरह से हम लोग को क्या है? नुकसान है। यानी पेड़ रहना जरूरी है कि नहीं? लेकिन पेड़ अभी आज के डेट में हम लोग के पास है क्यों? क्या कारण है कि पेड़ हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है, कटाई हो रहा है? जब कोई सामाजिक मुद्दा आए, जब कोई भी सामाजिक मुद्दा आए और उसका आंसर अगर तलाशना हो कॉन्सेप्ट में, तो एक चीज कॉमन आंसर याद रखिएगा, जनसंख्या का बढ़ना। कुछ भी हो जाए, गरीबी होने का कारण, बेरोजगारी होने का कारण, बीपीएससी में सीट कम आ रहा है या वैकेंसी नहीं आ रहा है, उसका कारण, जितना भी क्वेश्चन का आंसर है घुमा फिरा का आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या का अधिक होना। जनसंख्या बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, रेलगाड़ी से लेकर जितना गाड़ी घोड़ा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके कारण पेड़ की संख्या क्या हो रही है? सन 1865 में लोगों का कम हो रहा है क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना। अच्छा, आप क्या 1895 में किसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया गया? कितना से कितना था इसका? 95 दिया हुआ है, ठीक कर लीजिए उसको। 95 सही है ना? 95 सही होगा कि 65? हाँ, उसमें आपको डेट कितना से कितना लिखा है बिरसा का? देखिए 95 तो सही है, तो
नहीं नहीं, 1899 से 1900 है। इसको रहने दीजिए, देख लेंगे इसको। अच्छा, अभी हम एक क्वेश्चन पूछे थे, आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? 95 है? क्या पूछ रहे थे? अच्छा नहीं, इनका कहना है, जैसे देखिए क्या दिया है, 65, 95 ना, कर दें विश्वास करके, ऐसे हम देख लेंगे इसको। दिया है ना, आईसीआरटी बुक ही लेकर रखे हैं। चलिए गुड, 1800, तब ठीक है। देखिए एक चीज बता रहे हैं, जैसे जनसंख्या हम कैसे बोले, इतने सारे लोग हैं तो बीपीएससी में अगर जैसे वैकेंसी दिया तो आपका सिलेक्शन होगा। सपोज करें यहां से सब लोग चल गए कि हमको बीपीएससी का नौकरी नहीं लेना है, तो आपका रिजल्ट पहले होगा कि बाद में? नहीं, तो जनसंख्या जैसे ही घटेगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। उसी हिसाब से वैकेंसीज भी क्या होता है, तैयार होता है। लेकिन इस समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, तो हम ऐसे ही बोले आपको, जनसंख्या तो कारण है ही नहीं, हो एक कारण। बिरसा मुंडा के लिए उलगुलान का क्या महत्व था? राजनीतिक। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महा, कल ही तो बताए थे ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाएंगे। उलगुलान, राजनीतिक क्रांति। बिरसा मुंडा के लिए उलगुलान का क्या महत्व है? राजनीतिक क्रांति, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लेकर आया था ये उलगुलान। लोगों के बीच जितने भी आदिवासी समूह थे, अभी ना बताया, जितने भी आदिवासी समूह थे उसमें एकता का प्रसार होना शुरू हो गया, लोग एकजुट होने लगे और राष्ट्रवाद का परिचय देने लगे। वही आगे जाकर भारत को क्या दिलाया, आजाद दिलाया, आजादी करवाया। आदिवासियों के विरोध का मुख्य कारण क्या था? शिकारी पर प्रतिबंध और जंगल पर कब्जा। जंगल तो उन लोगों का घर होता था ना, जो आदिवासी लोगों का होता था, तो मुख्यतः जंगल वगैरह क्या होता था, घर होता था। वहीं जंगली क्षेत्र में ही वो लोग रहते थे। इसलिए तो आज भी झारखंड का नाम है झारखंड। झार का मतलब जंगल, खंड का मतलब टुकड़ा, जंगलों का टुकड़ा है वो झारखंड। तो शिकारी पर प्रतिबंध और जंगल कब्जा। आप लोग बहुत सारा मूवी में देखे होंगे, उस मूवी में दिखाता हुआ कैसे शहर से लोग प्लान करते हैं गांव की तरफ, और बहुत सारा पेड़ का तस्करी करते हैं। पुष्पा में भी दिखा होगा, था पुष्पा में, तो पेड़ का तस्करी करके लेकर जाया जाता था ना। और भी बहुत सारे मूवी में देखने को मिलेगा जहां जानवरों का भी तस्करी करता है, हाथी वगैरह को मार के उसका दांत वगैरह क्या करता है, ले जाता है, और बहुत सारे का खाल जो है हटाकर उससे अलग अलग तरह का वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इससे बहुत आहत होता है वहां के जो लोकल लोग रहते हैं, खासकर कौन, आदिवासी लोग। बिरसा मुंडा के विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब। ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। ब्रिटिश शासन को समाप्त करना बिरसा मुंडा के विद्रोह का प्रमुख, मतलब बिरसा मुंडा पर ही केंद्रित है ये मैक्सिमम क्वेश्चन है। जबकि चैप्टर का नाम क्या है? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। गंगा नारायण को हंगामा का उपाधि कब और किसने दिया था? 1832 के विद्रोह में किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। गंगा नारायण। किस क्लास का है वो? 9th ना, एससीईआरटी है ना। गंगा नारायण को हंगामा की उपाधि कब और किसने दिया था? 1832 के विद्रोह में अंग्रेजों ने दिया था। पहली बार प्रयास ब्रिटिश लोगों के द्वारा वन संरक्षण का कब किया गया था? 1800। पहला प्रयास था किसका? ब्रिटिशों का। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? और दूसरी पूछेगा तो दूसरी जनजाति कौन? गोंड। और तीसरी पूछेगा तो संथाल। तो पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा, इसमें भी चेंज होते रहता है, लेकिन अभी फिलहाल है भील, गोंड और संथाल। तीसरे नंबर पे कौन? संथाल। पहले नंबर पे कौन? भील। और भारत में सबसे अधिक जनजाति कहां पर? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजाति कहां पर? लिखिएगा, सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। एक दिन आप लोग का जनगणना करवा देंगे हम। जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन जो है, क्योंकि लास्ट ही चलेगा जनगणना ना, इसके बाद 2011 के बाद 2021 वाला हुआ नहीं है अभी,
तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं से घुमा के देगा वो। हाँ, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील। उसके बाद कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? कंद एक जगह है वो, उससे संबंध है कंद विद्रोह। जो वहां के मुख्य रूप से जो लोकलिटी लोग क्या बोलते हैं, लोकल लोग जो रहते थे ना, उसके द्वारा विद्रोह किया गया था, है ना, ताकि वो शोषण को क्या कर सके, कम कर सके। उड़ीसा वाले जो क्षेत्र होते थे, उस क्षेत्र को कहते हैं उत्कल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? उत्कल का क्षेत्र। आप लोग इसलिए देखा जन गण मन में भी उत्कल नाम आता है, कंफर्म उत्कल नाम आता है। कितना क्वेश्चन और बाकी है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति है। सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर? और सबसे ज्यादा वन कहां पर? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ वगैरह कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984। किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसो। और अमेरिका की कंपनी का नाम क्या था? कार्बाइड। क्या नाम था? कार्बाइड ना। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके कब एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया? बता चुके हैं ना। तो बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956। कितने लोग 56 तैयार हैं? हाथ उठाइए। 56 कितने लोग को लगता है? हाथ उठाइए। अच्छा 53 कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाइए। 53। राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 1953, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 1956। और आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछता है अधिनियम। क्या पूछता है? लेकिन चूंकि आपका बीपीएससी है, आपसे पूछेगा क्या? आयोग, ताकि आपको फंसा दे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। जिनको नहीं याद होगा लिख लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग। लिख दे क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। हमारी रेलगाड़ी कब चली थी? मुंबई टू थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये एमआईसी है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण रिसाव हुआ, ये बहुत सारा ये हुआ था, लीकेज हुआ था वो गैस, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसलिए उसको कहा गया भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना घटी थी 1984। मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। कहां से आप कितना दिन से बता रहे हैं? अभी वर्तमान में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। पहले था, इसलिए बोलते हैं मसालों का बगीचा केरल। अभी भी पूछेगा मसालों का बगीचा कौन? केरल। लेकिन मसालों का वर्तमान में उत्पादन कहां? मध्य प्रदेश। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? अभी तक खत्म नहीं हुआ बिरसा मुंडा। फिर कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन। ये सब तो करवाए हुए है ना। वर्साय की संधि अगले क्लास में करेंगे इसको। ये सब लगता है मैक्सिमम चीज हुआ होगा। क्या है टॉपिक का नाम? विश्व युद्ध का इतिहास। इसमें हमको लगता है 50% जानकारी आप लोग का होगा, इसमें है।